Good morning, students. Now, today we are going to discuss the movement along demand curve. Actually, there is movement along demand curve and shift in demand curve. These two topics are there that we will study. So, movement along demand curve, and here change in quantity demanded. We also term this as change in quantity demanded. So two things you will remember in your mind: the movement along demand curve and shift in demand curve. Movement along demand curve and shift in demand curve. So there are two types of changes in the demand. So we will discuss when there is movement and when there is shift, and what are the differences between movement along demand curve and shift in demand curve. That we'll see. With the help of diagram, I will discuss that. So now, when quantity demanded of a commodity changes due to a change in its price, keeping other factors constant, it is known as change in quantity demanded. Yes. Now, the things that you are needed to remember is this price, change in price. This is the point that you need to remember. Now, जब कोई भी गुड्स का जो डिमांड है वो चेंज होता है, या तो कम हो जाता है डिमांड या फिर डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस के बढ़ने घटने से, उस गुड्स का प्राइस के बढ़ने घटने से यदि डिमांड बढ़ता घटता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, and it is graphically expressed as movement along the demand curve. और इस केस में आपको मूवमेंट होता है. डिमांड कर्व का क्या होता है? मूवमेंट होता है along the demand curve. मीन्स मूवमेंट कहाँ पे होगा? तो मूवमेंट along डिमांड कर्व, यानी कि यहाँ पे आपको जो डिमांड कर्व है वो आपको वहीं रहेगा, डिमांड कर्व में चेंज नहीं होगा. देयर विल बी नो चेंज इन डिमांड कर्व. डिमांड कर्व जो है वहीं रहेगा. ठीक है, नो चेंज इन डिमांड कर्व. डिमांड कर्व वहीं रहेगा, लेकिन आपको क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज हो जाए. कैसे? तो सेम डिमांड कर्व पे आपको मूव किया जाएगा, या तो डिमांड के ऊपर तरफ राइट साइड में आपको मूव किया जाएगा या फिर लेफ्ट साइड में मूव किया जाएगा. तो उसको ग्राफ के द्वारा आपको हम बताने जा रहे हैं. तो आपको ये याद रखना है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यदि प्राइस बढ़ गया किसी गुड्स का तो उसका जो है डिमांड क्या होगा? उसका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, फॉल होगा. और यदि आपको प्राइस कम हो गया, प्राइस में फॉल हुआ, तो क्या होगा? डिमांड उसका बढ़ेगा. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. दूसरा जो आपको फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा. जैसे इनकम हो गया या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, ये सब आपको फिक्स रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा. वो सब वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है. केवल चेंज किस में हो रहा है? तो चेंज केवल प्राइस में हो रहा है. तो आपको याद रखना है कि मूवमेंट में क्या होता है. तो मूवमेंट में आपको प्राइस चेंज करता है, और प्राइस के चेंज करने से आपको डिमांड चेंज करता है. ठीक है, तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में क्या होता है? प्राइस चेंज होता है, और दूसरा जो फैक्टर्स वो कांस्टेंट रहेगा. चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं. अब इस चार्ट के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं. चार्ट में क्या बोला है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस लीड्स टू मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. अब मूवमेंट जो होगा वो दो तरह का हो सकता है. डाउनवर्ड मूवमेंट, या तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, या फिर अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा. यदि डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो एक्सपेंशन इन डिमांड, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड, यानी कि डिमांड का फैलाव, डिमांड बढ़ रहा है यहाँ पे. एंड अपवर्ड मूवमेंट क्या होगा? कंट्रक्शन इन डिमांड, या फिर आपको यहाँ पे डिमांड का आपको कंट्रक्शन हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है, फॉल हो रही है. चलिए, तो ये जो आपको डिमांड फॉल हो रहा है, डिमांड कम हो गया, या फिर आपको डिमांड का जो एक्सपेंशन हुआ, ये किस कारण से हुआ? तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस. या तो प्राइस बढ़ा या प्राइस घटा. प्राइस घटा तो डिमांड आपको बढ़ा, और यदि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा. चलिए,
एक्सपेंशन इन डिमांड क्या बोलता है? एक्सपेंशन इन डिमांड रेफर्स टू अ राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसी चीज़ को हम यहाँ पे आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि आपको एक्सपेंस डिमांड रेफर्स टू, यदि आपको राइज हो रहा है किस में? तो क्वांटिटी डिमांडेड में। जो क्वांटिटी डिमांड किया, मान लो पहले 5 गुड्स खरीदते थे, अब जो है 8 गुड्स खरीदने लगे, या फिर आपको 10 गुड्स खरीदने लगे, पहले 5 में खरीदते। तो ये जो राइज हुआ है, इंक्रीज हुआ ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहले जब आपको कीमत था 10 रुपया तो कितना लेते थे? 5 गुड्स लेते थे, और जैसे ही आपको प्राइस हो गया 4 रुपया तो 10 गुड्स लेने लगे। तो ये जो 4 रुपया हुआ, ये आपको फॉल किया प्राइस 10 रुपया से 4 रुपया, तो डिमांड आपको 5 से 10 हो गया। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। मीन्स देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। दूसरा चीज़ में चेंज नहीं, केवल प्राइस में चेंज की बात। ऐसा नहीं कि इनकम चेंज हो गया तो इसीलिए जो है डिमांड आप ज़्यादा जो है ज़्यादा गुड्स खरीदने लगे, नहीं, यहाँ इनकम की बात नहीं, केवल प्राइस की बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंशन में क्या होता है? इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व। याद रखना सेम वर्ड यहाँ पे, सेम डिमांड, यहाँ डिमांड कर्व एक ही है, यहाँ पे एक से ज़्यादा डिमांड कर्व नहीं होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड। इसको हम लोग एक्सपेंशन इन डिमांड को हम लोग एक्सटेंशन इन डिमांड ये बोलते हैं। और एक्सपेंशन कब होगा? जब आपको डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। प्राइस क्या होगा? प्राइस आपको यहाँ पे फॉल करेगा। तो एक्सपेंशन इन डिमांड में हम लोग क्या क्या चीज़ देखें? यहाँ पे आपको प्राइस फॉल करेगा और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। डिमांड कर्व पे हम लोग नीचे की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। एंड क्वांटिटी क्या होगा? क्वांटिटी आपको राइज करेगा, क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, क्वांटिटी आपको बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन में एक्सपेंशन का जस्ट अपोजिट होगा। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या होगा? आपको एक्सपेंशन इन डिमांड का जस्ट रिवर्स होगा, उल्टा होगा। सो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होगा? रेफर्स टू फॉल इन द क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी फॉल करेगा, फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन प्राइस। वहाँ पे फॉल इन प्राइस होता है, यहाँ पे राइज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इट लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिमांड कर्व के ऊपर में अपवर्ड मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? आपको इसका मतलब सिकुड़ना होता है, डिमांड का फॉल होना, डिमांड का कमी होना। किस कारण से? तो प्राइस का बढ़ जाने से। तो प्राइस का बढ़ जाने से किसी कमोडिटी, किसी गुड्स का यदि प्राइस बढ़ गया तो उसका डिमांड जो कम हो गया आपको, ठीक है, तो उस केस को हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और यहाँ पे आपको डिमांड कर्व पे हम लोग किधर जाएंगे? तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं ग्राफ के द्वारा। यहाँ पे ग्राफ है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए पहला केस देखिए, एक्सपेंशन इन डिमांड। इसमें क्या बोल रहा है? एक्सपेंशन इन डिमांड इज शोन बाय डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। ये है ए और यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ठीक है। क्यों मूव किया? तो देखिए यहाँ पे जैसे ही प्राइस फॉल किया, पहले जो है पी था प्राइस, ठीक है, एंड क्यू था क्वांटिटी। जब हम लोग दोनों को हम लोग मिलाते हैं, आप सभी जो है ग्राफ पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो हम लोग यहाँ पर समझते इकोनॉमिक्स में ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक टॉपिक में, हर एक लॉज में आपको कम से कम एक ग्राफ मिलेगा ही। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। ग्राफ का जो आपको समझना है, इक्वेशन जो होता है उसको समझना है। चलिए, तो यहाँ पे पहले जो है आपको पी था प्राइस और क्वांटिटी कितना था? क्यू। यानी कि जब पी था प्राइस तो उसमें क्यू क्वांटिटी को आपको खरीदा जा रहा था। और ये डिमांड कर्व है, यहाँ पे डी क्या है? डिमांड कर्व है। तो अब क्या हुआ? प्राइस फॉल कर गया, प्राइस जो है आपको फॉल किया, नीचे आया, तो पी से P1 आ गया। पहले प्राइस पी था, अब प्राइस हो गया P1, प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया। तो डिमांड क्या हुआ? डिमांड में एक्सपेंशन हो गया। पहले क्यू लेता था, अब जो है Q1 हो गया। यानी कि पहले यहाँ पे मिलता था डिमांड कर्व में, अब आपको देखिए जब हम लोग दोनों लाइन को मिलाएंगे तो यहाँ बी के पास मिलेगा, बी के पास में मिलेगा। इसका मतलब पहले ए के पास मिल रहा था, दोनों लाइन ये एंड ये प्राइस का एंड क्वांटिटी का लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था, अब बी के पास हो रहा है।
क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे आ गया, P से P1 के पास आ गया, तो क्वांटिटी क्या हुआ? Q से Q1 के पास चला गया। तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, जंप हम लोग कर रहे हैं। पहले A के पास थे, अब B के पास आ गए, ठीक है। और A से B के पास आने के बाद क्या हुआ? A से B के पास आने के बाद एक्सपेंशन इन डिमांड हुआ। डिमांड जो है एक्सपेंड किया, डिमांड आपको फैला, इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? तो पहले OQ था डिमांड, अब जो है आपको OQ1 डिमांड हो गया, ठीक है। तो Q से Q1 ये आपको जो पोर्शन है ये आपको इंक्रीज इन डिमांड बता रहा है। ये जो पोर्शन है ये आपको इंक्रीज इन डिमांड बता रहा है, और ये जो पोर्शन ये आपको फॉल इन प्राइस बता रहा है। हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद। हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना प्राइस फॉल करता है, कितना डिमांड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब देखिए, चलिए कंट्रैक्शन इन डिमांड। कंट्रैक्शन इन डिमांड में क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। कंट्रैक्शन इन डिमांड में क्या हो रहा है? इट इज शोन बाय एन अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम A टू C, फ्रॉम A टू C। तो मान लो कि अब प्राइस जो है वो फॉल नहीं किया, कम नहीं, बल्कि प्राइस बढ़ गया। तो पहले P था प्राइस, अब हो गया P2, प्राइस जो ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। और क्वांटिटी जो है आपको क्या हुआ? क्वांटिटी पहले था आपको Q, अब जो है वो क्या हो गया? Q2 हो गया। प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी फॉल किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहले यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा था ये लाइन और ये लाइन, देखिए पहले A के पास इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन प्राइस के बढ़ने से P से P2 के पास जैसे ही प्राइस गया तो अब जो है क्वांटिटी आपको Q से Q2 के पास आ गया। और जब हम लोग दोनों लाइन को हम लोग मैच करेंगे तो C के पास आएगा, यानी कि अब A से C के पास मूवमेंट हो रहा है। अब जो मूवमेंट हो रहा है वो A से C के पास हो रहा है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। क्यों अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है? तो प्राइस के चेंज होने से पहले P था प्राइस, अब हो गया P2, प्राइस बढ़ गया। और प्राइस के बढ़ने से क्या हुआ? आपको क्वांटिटी जो है वो आपको फॉल किया। तो ये लाइन आपको क्वांटिटी को बताया। जब दोनों लाइन को मिलाएंगे तो C के पास इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड कर्व में। तो डिमांड कर्व के पास 2 पॉइंट देखिए, पहले A के पास था और वहाँ पे प्राइस था P और क्वांटिटी था Q, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो गया? आपको Q2 हो गया। और चूंकि क्वांटिटी Q2 हो गया तो यहाँ पे हम लोग आराम से देख सकते हैं कि ये जो आपको A से C के पास जो गया तो ये अपवर्ड मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक बार हम लोग देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा बार हम लोग देखें कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कंट्रैक्शन इन डिमांड हो रहा है। जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ कंट्रैक्शन इन डिमांड हो रहा है, यानी कि डिमांड जो है वो कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है। पहले OQ था डिमांड, अब OQ2 हो गया, ये हो गया डिमांड। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है? कंट्रैक्शन इन डिमांड हो रहा है। कि जब हम लोग डिमांड कर्व में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ये हो गया डिमांड कर्व, DD डिमांड कर्व। जब ऊपर की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो क्या हो रहा है? जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो डिमांड का कंट्रैक्शन हो रहा है। और जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो डिमांड का क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। डिमांड जो आपको फैल रहा है, डिमांड आपको इंक्रीज हो रहा है। तो ये था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व किस वजह से होता है? तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व आपको प्राइस के वजह से होता है। प्राइस मेन फैक्टर है मूवमेंट में, इसको याद रखना है। यदि प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? आपको एक्सपेंशन इन डिमांड होगा। और यदि प्राइस आपको इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? कंट्रैक्शन इन डिमांड होगा। नो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये तो हम लोग मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हम लोग देखे। आप शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा, यहाँ भी चेंज होगा डिमांड में, ठीक है, यहाँ डिमांड में चेंज होगा। लेकिन यहाँ जो डिमांड में चेंज होगा वो प्राइस के वजह से नहीं, प्राइस फिक्स रहेगा। प्राइस जितना था उतना ही है, प्राइस बढ़ा घटा कुछ नहीं, जितना था उतना ही प्राइस है। प्राइस में नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सो व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो है आपको इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डिमांड कर्व शिफ्ट करता है,
ठीक है। यहाँ पे एक से ज़्यादा डिमांड कर्व होगा, पहले का जो डिमांड कर्व है वो आप शिफ्ट कर जाएगा, एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, किस या फिर डिक्रीज हो रहा है, किस कारण से? तो प्राइस के वजह से नहीं, बल्कि दूसरा फैक्टर्स हो सकता है, जैसे चेंज इन इनकम। मान लो यदि मेरा इनकम इंक्रीज हो गया, पहले हमको 20,000 रुपया मिल रहा था, यदि अभी हमको 40,000 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्च अपना इंक्रीज कर देंगे। खर्च बड़ा ऑब्वियस सा बात है, किसी का भी इनकम यदि इंक्रीज होता है तो उसका खर्च भी इंक्रीज होता है। पहले कोई गुड्स जो है एक खरीदता था, वो 2 खरीदेगा, तो ये कारण हो सकता है डिमांड आपको इंक्रीज होने का या डिक्रीज होने का। दूसरा, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यदि आपको जो रिलेटेड गुड्स है उसका यदि प्राइस आपको यदि चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए टी एंड कॉफ़ी का लीजिए, यदि आपको टी का प्राइस यदि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ गया, टी का यदि प्राइस बढ़ गया, तो अब आदमी क्या करेगा? टी नहीं खरीदेगा बल्कि कॉफ़ी खरीदेगा वो। क्यों? क्योंकि वो जो है कॉफ़ी पी करके टी के बदले में जो है वो कॉफ़ी पी करके वो उसका टेस्ट ले सकता है, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। तीसरा क्या है? चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये जो आपको थर्ड है वो है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आदमी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज हो सकता है, ठीक है। यदि कोई चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या अच्छा लगने लगा, तो उसका गुड्स, उसका जो क्वांटिटीज़ है उस गुड्स का वो बढ़ा देगा, बढ़ जाएगा। या फिर यदि कोई चीज़ का, कोई गुड्स का टेस्ट यदि ख़राब लगा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका क्या करेगा? क्वांटिटी क्या करेगा? वो कम कर देगा कंज्यूमर्स। तो इसीलिए ये सब जो फैक्टर्स है, ठीक है, चेंज इन इनकम, चेंज ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसके अलावा दूसरा और बहुत सारा आपको फैक्टर्स है, जैसे हो गया चेंज इन सीजन हो गया, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे हम लोग ये देखें कि प्राइस के अलावा जो दूसरा फैक्टर्स है, यदि उसमें चेंज होने से यदि डिमांड में चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग इस ट्री स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग यहाँ पे हायरार्की के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं इसको। तो चेंज इन डिमांड ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो दूसरा फैक्टर, जैसे इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, सीजन्स हो गया, ये सब चेंज होने से यदि आपको किसी भी गुड्स का आपको डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, चेंज होता है, यहाँ पे क्या होता है? इसको हम लोग चेंज इन डिमांड बोलते हैं। इसमें क्या होता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। डिमांड कर्व यहाँ पे आपको क्या होता है? शिफ्ट कर जाता है। अब जो शिफ्ट करेगा, या तो राइट वार्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है, या फिर लेफ्ट वार्ड, या तो राइट वार्ड शिफ्ट करेगा या फिर वो लेफ्ट वार्ड शिफ्ट करेगा, दोनों से शिफ्ट कर सकता है। तो यदि राइट वार्ड शिफ्ट करेगा तो नॉन एज इंक्रीज इन डिमांड। यदि आपको डिमांड कर्व राइट वार्ड शिफ्ट किया, राइट की तरफ गया, दायां हाथ की तरफ शिफ्ट किया, तो वहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड होगा। और जब लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होगा, यानी कि यदि लेफ्ट साइड में आपको, लेफ्ट हैंड साइड में यदि आपको वो शिफ्ट कर रहा है, तो डिक्रीज इन डिमांड होगा। तो आपको यहाँ पे 2 बात याद रखना है। पहला बात ये कि चेंज हो रहा है डिमांड में, और दूसरा चीज़ है कि किस फैक्टर के चलते चेंज हो रहा है। तो पहला केस में हम लोग देखे थे, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में हम लोग देखे थे कि प्राइस के चेंज होने से यदि डिमांड में चेंजेज हो रही है, तो उसको हम लोग मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व से हम लोग शो करते हैं। और यदि चेंज हो रहा है, आपको डिमांड चेंज हो रहा है दूसरा फैक्टर्स के चलते, प्राइस के अलावा दूसरा फैक्टर्स के चलते, जैसे इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड हो रहा है। तो ये 2 चीज़ हम लोग देखें। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कब होगा? जब मान लीजिए कि इट्स ऑन राइट वार्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम DD टू DD1। ये आपको ओरिजिनल डिमांड कर्व है। ये जब राइट वार्ड शिफ्ट कर रहा है, तो उस समय जो है आपका, तो यदि डिमांड कर्व आपको राइट वार्ड यदि शिफ्ट कर रहा है, राइट वार्ड यदि शिफ्ट करे, तो इसका मतलब इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको किस फैक्टर के चलते हो सकता है? तो हो सकता है इंक्रीज इन इनकम। यदि इनकम आपको इंक्रीज हो गया, यदि आपका इनकम जो है यदि इंक्रीज हो गया, वाई से हम लोग इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, यदि इनकम इंक्रीज हो गया,
तो आपको डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। पहले डी था, अब हो गया D1। और आप देखिए कि पहले ये प्राइस पी है, पी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब हम लोग मिलाते हैं यहाँ पे कर्व में, देखिए आपको क्वांटिटी कितना OQ है, OP है प्राइस एंड OQ है डिमांड। लेकिन जैसे ही आपको इनकम इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, क्वांटिटी जो है आपको बढ़ गया। ठीक है, अब जो है क्वांटिटी बढ़ा के OQ 1 हो गया। पहले था OQ, अब जो है OQ 1 हो गया। तो जब हम लोग इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और P का लाइन को यहाँ पे लाते हैं, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, D1 पे, जो कि नया डिमांड कर्व है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व हम लोग देखें इंक्रीज इन डिमांड के केस में। आप लोग डिक्रीज इन डिमांड के केस में देखते हैं ना। डिक्रीज कब होगा, यदि इनकम आपको डिक्रीज हो गया, यदि आपको इनकम किसी का डिक्रीज हो गया, फॉल कर गया, या फिर दूसरा फैक्टर्स के चलते, तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा आपको डिमांड। तो डिक्रीज जो होगा तो इस केस में क्या होगा, डिमांड कर्व आपको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए कि पहले प्राइस आपको OP था, जो कि फिक्स है प्राइस। ठीक है, और क्वांटिटी कितना था, OQ था। दोनों जब लाइन को हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे ही आपको इनकम किसी का कम हो गया तो क्वांटिटी भी अब वो कम खरीदेगा। तो मान लो कि पहले OQ खरीदता था, अब जो है OQ2 खरीदेगा, और प्राइस तो इतना ही है। अब हम लोग दोनों लाइन को जब हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि लेफ्ट साइड में जो है आपको डिमांड कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर गया इस डिमांड कर्व पे। तो हम लोग इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड हम लोग कर्व के द्वारा यहाँ पे हम लोग समझे। दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट along डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। आई होप दैट you have understood the differences between these two and the meaning of these two. This is all about today's class. Thank you.